बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे मोअज़्ज़ज़ साथियों। आज हम RHCSS सीरीज़ का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने लेक्चर नंबर 1 को इत्मीनान से स्टडी भी किया होगा और उसकी प्रैक्टिस भी जारी रखी होगी। आइए लेक्चर नंबर 2 से कुछ इब्तदाई मालूमात हासिल करते हैं। लेक्चर नंबर 2 में जिन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे आज, उनमें पहला टॉपिक है कि हाउ वी कैन परफॉर्म अ बेसिक इंस्टॉलेशन ऑफ रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 6। बेसिक कमांड्स क्या हैं, प्रोसेस प्रायोरिटीज़ आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, यूज़र अकाउंट्स की कुछ ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम्स होती हैं वो कैसे हैंडल की जाएंगी, आपने अपने सिस्टम को LDAP ऑथेंटिकेशन के लिए कैसे कॉन्फ़िगर करना है, और टेक्स्ट एडिटर या आप टेक्स्ट ज्वाइनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ कैट। आइए आगे चलते हैं। मोअज़्ज़ज़ साथियों, मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स में जब आप RHCSA का पेपर देने अपीयर होंगे तो वहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन मेथड कंसिडर किया जाता है दैट इज़ किक स्टार्ट। लेकिन क्योंकि बहुत से साथी हो सकता है इंस्टॉलेशन के प्रोसीजर से ही वाकिफ़ ना हो, तो इसलिए मैं एक बेसिक इंस्टॉलेशन परफॉर्म करूँगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये प्रोसेस किस तरह से चलेगा। किक स्टार्ट को हम बाद के लेसन में कवर करेंगे। आगे चलते हैं। जब आप DVD रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स की 6 की लगाएंगे तो आपके सामने ये पहला मेन्यू शो किया जाएगा। इन 4 ऑप्शंस में से हम फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ करेंगे, दैट इज़ इंस्टॉल और अपग्रेड एन एग्जिस्टिंग सिस्टम। मैं एंटर प्रेस करता हूँ। आप देखें कि VMware इमेज लोड करने के प्रोसीजर को शुरू कर चुका है। सबसे पहली स्क्रीन जो आपको शो की जाएगी वो ये है कि क्या आप अपने डिस्क का मीडिया चेक करना चाहते हैं। आम हालात में इसकी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि डिफ़ॉल्ट CDs आपकी दुरुस्त ही होती हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप ये टेस्ट रन कर सकते हैं। ये बात जहन में रखिएगा कि ये टेस्ट 2 से 3 घंटे की बाज़ात ले लेता है। सो इट इज़ अप टू यू कि आप इस चॉइस को लेना चाहते हैं या नहीं। मैं फ़िलहाल इसको स्किप करता हूँ। कुछ देर वेट करें ताकि इंस्टॉलेशन मीडिया से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें शो हो जाए। आपके सामने रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स का GUI लोड हो जाएगा। यहाँ पर आप नेक्स्ट का बटन प्रेस करें। इस बॉक्स में से आप लैंग्वेज चूज़ करें जो कि इंस्टॉलेशन के दौरान चूज़ की जाएगी। डिफ़ॉल्ट इंग्लिश है, नेक्स्ट कीजिए। कीबोर्ड के लिए लैंग्वेज सेलेक्ट करें, डिफ़ॉल्ट रहने दें। अब यहाँ पर वो आपसे पूछेगा कि किस किस्म की स्टोरेज डिवाइस आप यूज़ करेंगे। सिंस हम एक बेसिक इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो लिहाजा हम बेसिक स्टोरेज डिवाइसेस लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आप देखें, यह है स्पेशलाइज्ड स्टोरेज डिवाइसेस। स्पेशलाइज्ड स्टोरेज डिवाइसेस से मुराद ये है कि हो सकता है आप सैन पे इंस्टॉलेशन कर रहे हो या आपके पास कोई ऐसा पार्टीशन हो जो कि लोकल मीडिया ना हो, तो वहाँ पर आप स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस का ऑप्शन लेंगे। हमारे RHCSA का टारगेट बेसिक स्टोरेज डिवाइस है, वो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है और आप नेक्स्ट करें। यहाँ पर आपके सामने वो एरर शो करेगा कि डिस्क इनिशियलाइज नहीं है, इसको इनिशियलाइज करने की ज़रूरत है। आप इसको री इनिशियलाइज ऑल करें। अब कंप्यूटर आपसे होस्ट नेम पूछेगा,
हम यहाँ पे होस्ट नेम दे देते हैं server1.local। नीचे कॉन्फ़िगर नेटवर्क का भी ऑप्शन है, इसको क्लिक करें। आप यहाँ पर देखेंगे system.eth0, ये वायर्ड नेटवर्क है, वायरलेस मोबाइल ब्रॉडबैंड ऑप्शन हैं। हम फिलहाल ETH0 की बात करेंगे, इसको आप एडिट करें। कनेक्ट ऑटोमेटिकली का ऑप्शन लें ताकि सिस्टम जो है वो इसको खुद ब खुद कनेक्ट करे और हर दफ़ा रिबूट पे ये पावर ऑन हो और कनेक्टेड हो। यहाँ पर आप IPv4 की सेटिंग्स दे सकते हैं। फ़िलहाल हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे और सिर्फ अप्लाई करेंगे। क्लोज़ करें और चंद लम्हात दें इसको कि ये अपनी इंटरफेस डिवाइस को एक्टिवेट कर ले। नेटवर्क डिवाइस एक्टिवेट होने के बाद आप जब नेक्स्ट का बटन दबाएंगे तो यहाँ पर आप अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन और टाइम जोन चूज़ कर सकते हैं। से मैं पाकिस्तान में हूँ तो अब मैं टाइम जोन चेंज करूँगा। मेरा ख़्याल है मैं कुछ गलत क्लिक कर बैठा हूँ। जी, मुझे एशिया की तरफ आना था और जी यहाँ पर हमारे पास कराची एशिया मैंने चूज़ किया और उसके बाद नेक्स्ट करूँगा। क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहाइश पजीर हूँ तो मैंने अपनी नियरेस्ट लोकेशन चूज़ की है। पासवर्ड आपसे पूछा जाएगा, आप पासवर्ड दे दें रूट के लिए और नेक्स्ट करें। मुझे पासवर्ड वीक होने के बारे में वो कह रहा है, फ़िलहाल हम इसको यूज़ एनीवे करते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने 5 इंस्टॉलेशन ऑप्शंस आ रही हैं, जिनमें से हम टॉप मोस्ट 2 पर फोकस करेंगे। पहली ऑप्शन है कि यूज़ ऑल स्पेस के ड्राइव्स जितनी हैं सबकी सब हो जाएं। रिप्लेस एग्जिस्टिंग लिनक्स सिस्टम कि अगर लिनक्स को अवेलेबल है तो उसको रिप्लेस कर दे। रिप्लेस करने से पहले आप हमेशा ये देख लीजिएगा कि अगर आप वाकई ये काम प्रोडक्शन पे करने जा रहे हैं तो आपका जो डाटा है वो ऑलरेडी क्लियर हो जाए। हम फिलहाल इस ऑप्शन के इसको कहेंगे कि वो ऑल स्पेस यूज़ करे। नेक्स्ट में इसको ये भी कह देता कि रिव्यू एंड मॉडिफाई पार्टीशन लेआउट। यहाँ पर फ़िलहाल मैं कोई तब्दीली नहीं करूँगा, लेकिन आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि लेआउट्स में पार्टीशन की जो कैटेगराइजेशन होती है, पार्टीशन किस तरीके से लिनक्स बनाती है, वो हम एक दफ़ा देख लेंगे। नेक्स्ट करें। आप ये देखें कि लिनक्स ने आपका जो फाइल सिस्टम है वो LVM पे क्रिएट कर, दैट इज़ लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर। थोड़ी सी बात मैं ये बता दूं कि LVM के थ्रू आपके पार्टीशंस फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। फ्लेक्सिबल से मुराद ये है कि अगर फाइल सिस्टम फिल हो जाए तो आप उसमें एक्स्ट्रा स्पेस ऐड कर सकते हैं, या अगर स्पेस आपको चाहिए हो तो आप उससे स्पेस ले सकते हैं। आपके पास आपका LV रूट नाम से मेन पार्टीशन है जो 7 GB का बनाया गया है, और आपके पास स्वैप पार्टीशन जो तकरीबन 2 GB का बनाया गया है। 500 मेगाबाइट का आपके पास बूट पार्टीशन भी है। हम बाद के लेसन्स में देखेंगे कि डिटेल्ड पार्टीशनिंग आप अपनी मर्ज़ी से किस तरह कर सकते हैं। फ़िलहाल हम नेक्स्ट करते हैं। अब हमें वो वार्निंग दे रहा है कि वो इसको फॉर्मेट करने जा रहा है। फॉर्मेट करवा दें इसे और राइट चेंजेस टू डिस्क करें, क्योंकि हमें मालूम है कि हम एक ब्लैंक डिस्क को क्रिएट करवा रहे हैं। आप देखें कि LVMs क्रिएट हो रहे हैं, फॉर्मेटिंग की जा रही है। ये तमाम प्रोसीजर परफॉर्म होने के बाद हमारे सामने सेटअप जो है वो नेक्स्ट मेन्यू लेके आ गया है। इसमें आप
पहले ऑप्शन चेक है इंस्टॉल बूट लोडर, और सेकंड ऑप्शन है इसके ऊपर यूज़ पासवर्ड। पासवर्ड लगाने का मैकेनिज्म हम बाद में लर्न करेंगे कि बूट लोडर पे आप पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं। फ़िलहाल हम इसको ऐसे ही नेक्स्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने एक लिस्ट ऑफ सर्वर्स है जो कॉन्फ़िगर कर सकती है लिनक्स बाय डिफ़ॉल्ट, और नेक्स्ट एडवांस ऑप्शंस हैं। फ़िलहाल मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि हम डेस्कटॉप लेते हैं और कस्टमाइज लेटर रहने देंगे। इसका फ़ायदा ये है कि बाद में हम इसमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक पैकेजेस ऐड करते रहेंगे और अपनी मर्ज़ी का सर्वर कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करें। अब लिनक्स डीवीडी के थ्रू डिपेंडेंसीज रीड करेगी, इंस्टॉलेशन पैकेजेस की लिस्ट बनाएगी, और उसके बाद इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तकरीबन 1100 और समथिंग पैकेजेस हैं जो कि इंस्टॉल प्रोसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं। अभी आप देखेंगे कि प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। जब तक इंस्टॉल का प्रोसीजर ख़त्म होता है मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ, और इसके बाद जब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी तो मैं दोबारा इस इंस्टॉलेशन प्रोसेस को चलने के बाद जो रेस्ट ऑफ ऑपरेशंस हैं वो आपके सामने परफॉर्म करूँगा। जी साथियों, अब इंस्टॉलेशन होने के बाद मशीन रिबूट हुई है और हमारे सामने वेलकम स्क्रीन आ चुकी है। यहाँ मैं फॉरवर्ड का बटन दबाता हूँ, लाइसेंस से हम एग्री कर देते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए हमें रेड सपोर्ट रिक्वेस्ट करेगा। फ़िलहाल क्योंकि हमारे पास RHN की रजिस्ट्रेशन नहीं है और ये मशीन जो है डेमो पर्पसेस के लिए मैंने कॉन्फ़िगर की है, तो हम इसको फॉरवर्ड कर देंगे। फॉरवर्ड करने के बाद नेक्स्ट आपके लिए एक यूज़र अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट आती है। मैं यूज़र नेम से क्रिएट कर देता हूँ। पासवर्ड फ़िलहाल मैं सिंपल दे देता हूँ। और फॉरवर्ड करता हूँ। फ़िलहाल हम इसको यस करेंगे पासवर्ड वार्निंग को। इसके बाद आप यहाँ डेट एंड टाइम सेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी देखिएगा कि आप इसको NTP सर्वर के साथ भी सिंक कर सकते हैं। इसका प्रोसीजर हम बाद में देखेंगे कि किस तरीके से आप NTP सर्वर के साथ अपनी मशीन बाइंड करते हैं। आपको कहा जाएगा कि आप KDUM कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते क्योंकि मेमोरी इनसफिशेंट है, बिकॉज कि हमारे पास डेमो मशीन है, लिहाजा हम इसको रहने देते हैं और फिनिश कर देंगे। जी दोस्तों, और ये देखिए मशीन हमारी रेडी हो गई है। पासवर्ड में दे देता हूँ और इस वक्त हम मशीन के अंदर लॉगिन हो गए हैं। लॉगिन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए तो आप देखेंगे कि मेन्यू और सारी ऑप्शंस आपके सामने शो हो जाएंगी। पहला काम ये करें कि एप्लीकेशंस में जाएं, सिस्टम टूल्स में चले जाएं और टर्मिनल पर जाकर आप राइट क्लिक करें और ऐड दिस टू पैनल, ताकि कमांड आपके पैनल में आ जाए। ये कमांड पैनल में आ गई है आपके, इस पर क्लिक करें और अब आप अपने नॉर्मल कामों को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम कुछ बेसिक कमांड्स लिनक्स पे परफॉर्म करेंगे। हो सकता है आपको ये कमांड्स बहुत सिंपल महसूस हों, लेकिन इन कमांड्स का एग्जामिनेशन के दौरान बहुत फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होगा। सबसे पहली जो बेसिक कमांड आज हम परफॉर्म करेंगे दैट इज़ ls कमांड क्या करती है कि ये डायरेक्टरी कंटेंट्स आपके सामने लिस्ट कर देती है। जिस तरह आप देखें आपके सामने anaconda-ks.cfg आ गया है, install.log, install.log.sys। इस कमांड को आप मज़ीद तफसील से अगर देखना चाहते हैं तो आप टाइप कर दें ls-lh। इसमें आप देखें आपको फाइल पे मौजूद परमिशंस
ओनर, ग्रुप ओनर, फाइल का साइज, ये फाइल का साइज आप ये ध्यान रखिएगा ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में है, डेट ऑफ क्रिएशन और फाइल का नाम आ जाएगा। अगर आप ls-a करेंगे तो आपके सामने हिडन फाइल्स भी शो हो जाएंगी। आप ये देखिए जिन फाइल के साथ भी डॉट है ये सारे हिडन फाइल्स हैं। पिछले लेक्चर में आपको याद है हमने बैश आरसी बैश अंडरस्कोर प्रोफाइल के बारे में बात की थी, तो ये देखें तमाम हिडन फाइल्स जो हैं ये आपके सामने लिस्ट में आ जाएंगी। ls-l की कमांड क्या करती है देखें, इसमें और ये जो ls-lh कमांड है इनमें सिर्फ एक फ़र्क है और वो ये है कि यहाँ पर आपको फाइल साइज़ जो है न्यूमेरिक फॉर्मेट में नज़र आ रहा है, जबकि इस कमांड दूसरे में आपको ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में मिल रहा है। जो नेक्स्ट कमांड हमारे पास है दैट इज़ cd। cd कमांड का पर्पज़ है चेंज डायरेक्टरी। जब आपने डायरेक्टरीज के दरमियान मूव करना हो तो वहाँ पर आप cd की कमांड यूज़ करेंगे। से आसानी के लिए मैं बात करें तो हम लिखते हैं cd/etc, एंटर करें। आप etc की डायरेक्टरी में आ गए हैं। अब etc की डायरेक्टरी से बाहर जाने के दो तरीके हैं कि या तो आप वन लेवल अप चले जाएं। वन लेवल अप से मुराद ये है कि आप स्लैश पे आ जाएंगे इस सूरत हाल में cd स्पेस डॉट डॉट एंटर करें। देखिए आपका प्रॉम्प्ट चेंज हो गया, स्लैश बन गया। पहले ये प्रॉम्प्ट हैश साइन था, आपने etc में गए आपका प्रॉम्प्ट etc बन गया। आपने वन लेवल अप किया तो आप स्लैश में आ गए। अब ये चाहते हैं कि आप अपनी होम डायरेक्टरी या रूट डायरेक्टरी में चले जाएं। आप लिखें cd, साथ डायरेक्टरी का साइन अपना दें, एंटर करें और आप देखें अपनी होम डायरेक्टरी में या अपनी जो रूट डायरेक्टरी है जहाँ पे आप काम कर रहे थे वहाँ पे आप वापस शो हो जाएंगे। वापस आने के बाद अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप किस पाथ पे इस वक्त मौजूद हैं तो उसके लिए आप pwd की कमांड यूज़ करते हैं। pwd आपको करंट पाथ बता देगा। मैं भी फ़िलहाल एक काम करता हूँ कि /etc में आपको ले जाता हूँ। अब आप pwd करें तो आप देखेंगे कि आपको बताया जाएगा कि इस वक्त आपका डायरेक्टरी पाथ क्या है। मैं cd साइन करके वापस रूट में आ जाता हूँ। ls करें, आप इस वक्त अपनी डायरेक्टरी के अंदर मौजूद हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है दैट इज़ मेक डायरेक्टरी mkdir। इस कमांड की मदद से आप डायरेक्टरीज क्रिएट करते हैं। mkdir मैं दे देता हूँ test1, एंटर करें, ls करें। देखें test1 आपके सामने क्रिएट हो गई है। अगर आप ये चाहें कि डायरेक्टरीज के अंदर डायरेक्टरी क्रिएट करें, पेरेंट डायरेक्टरी, उसके अंदर चाइल्ड डायरेक्टरी, उसके अंदर ग्रैंड चाइल्ड डायरेक्टरी, तो ये काम आप -p का स्विच लगा के कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ mkdir -p test/testa/testa1, एंटर करें। अब आप ls करें, टेस्ट आपके सामने मौजूद है। आप कहें ls टेस्ट, आपको उसके अंदर टेस्ट ए की डायरेक्टरी नज़र आएगी। आप लिखें ls test/testa, उसके नीचे आप देखें आपको testa1 भी मिल गया। सो दिस इज़ द मेथड कि आप एक ही लाइन में डायरेक्टरी और उसकी सब डायरेक्टरीज को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है दैट इज़ रिमूव डायरेक्टरी। rmdir से हम करते हैं दैट इज़ test1, ls करें। आप देखें test1 की डायरेक्टरी रिमूव हो गई है, लेकिन ये बात प्लीज़ ध्यान में रखिएगा कि rmdir जो सिंपल कमांड है ये सिर्फ एम्प्टी डायरेक्टरीज को रिमूव कर सकती है। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्टरी और उसके कंटेंट्स भी रिमूव हो जाएं तो फिर आपके इसके साथ r का स्विच लगाना होगा, रिकर्सिव जिसे हम कहते हैं ज़बान में। rmdir -r, मैं कहता हूँ उसको test1, एंटर करें। जी, तो हम कमांड rm पे थे। कमांड मेरे से मिस टाइप हुई, कमांड है rm -r और आगे से मैं कह देता हूँ पेरेंट डायरेक्टरी का नेम। अब जब मैं एंटर दबाऊँगा तो ये हमसे पूछेगा
टेस्ट को रिमूव करना मैं कहता हूँ यस, टेस्ट के नेक्स्ट यस, यस एंड यस। अब जब आप ls करेंगे तो आपके सामने डायरेक्टरी गायब हो चुकी है। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं, मैं प्रीवियस कमांड रिपीट करता हूँ, एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आप बहुत श्योर हैं कि आपने एक ही दफ़ा में तमाम डायरेक्टरीज़ को रिमूव कर देना है तो आप F का स्विच साथ ऐड कर दें। अब देखें, वो आपसे पूछेगा भी नहीं। ls करें, सब कुछ रिमूव हो गया, लेकिन F फॉर फोर्स है। इस कमांड को इंतहाई ध्यान से यूज़ कीजिएगा क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस से मेरे ख्याल आप वाकिफ़ हो ही गए होंगे कि ये बग़ैर बताए तमाम फाइलों को और डायरेक्टरीज़ को रिमूव कर देगा, जो कि हो सकता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को इनकन्सिस्टेंट कर दें। सो प्लीज़ ध्यान कीजिएगा जब भी आप फोर्स या F का स्विच साथ लगाएं। नेक्स्ट कमांड जो हम परफॉर्म करने जा रहे हैं दैट इज़ cp कमांड या कॉपी कमांड से मेरे पास मैं एक डायरेक्टरी बना देता हूँ mkdir दैट इज़ टेस्ट। मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरी anaconda-ks.cfg फाइल है इस टेस्ट में कॉपी हो जाए। मैं लिखूँगा cp anaconda-cfg टेस्ट, एंटर करें, ls करें, टेस्ट को ज़रा देखें, टेस्ट की डायरेक्टरी में हमारे पास एनाकोंडा की फाइल चली गई है। कॉपी का प्रोसीजर आपने देख लिया कि पेरेंट कॉपी भी मेंटेन करेगा जो असल है और नेक्स्ट कॉपी भी इसके पास मौजूद होगी। ये देखें एनाकोंडा KS भी है और यही फाइल मौजूद भी है। द सेकंड मेथड इज़ कि आप मूव कर दें फाइल को उसकी जगह से। उसके लिए हम जो कमांड यूज़ करते हैं दैट इज़ mv। मैं कह देता हूँ कि इसे mv install.log to test, ls करें, देखें install.log यहाँ से चली गई, लेकिन जब मैं कहूँगा ना ls टेस्ट, देखें install.log यहाँ पे मौजूद है। एक बात और भी आपको बताता चलूँ कि mv की कमांड फाइलों और फोल्डर्स को रीनेम करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। मैं कहूँगा से mv टेस्ट स्पेस srv1, एंटर करें और ls करें, देखें आपका फोल्डर रीनेम हो गया है। तो इसकी मदद से आप फाइल्स और फोल्डर्स का नाम भी चेंज कर सकते हैं। सिर्फ इसका पर्पज़ ये नहीं है कि आप सिर्फ इसको फाइलों को कट पेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करें। एक और जो इंटरेस्टिंग कमांड हम यूज़ करेंगे दैट इज़ लेस की कमांड आपको फाइल के कंटेंट्स व्यू करवा सकती है। इससे आपकी फाइल में एक लोड करता हूँ /etc प्रोफाइल, ये एक लेंथी फाइल है जिसमें यूज़र के लॉगिन से मुतालिक मैंने आपको बताया था सारे डाटा मौजूद होता है। एंटर करें, ये डाटा आपके सामने आ गया। इसमें नेविगेट करने के लिए आप पेज अप और पेज डाउन यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये देखें मैं पेज अप और पेज डाउन कर रहा हूँ। अगर आप लाइन बाय लाइन जाना चाहते हैं तो J स्क्रॉल डाउन करेगा और K लाइन बाय लाइन स्क्रॉल अप करेगा आपके सामने। किसी भी स्टेप पे आप Q प्रेस करें एंड यू आर आउट ऑफ द फाइल। इस तरीके से आप लेस को भी यूटिलाइज़ कर सकते। जी साथियों, अब हम ये लर्न करेंगे कि प्रोसेस प्रायोरिटीज़ जो है उनको आप किस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं। प्रोसेस प्रायोरिटीज़ को मॉडिफाई करने से मुराद ये है कि CPU का टाइम किस प्रोसेस को ज़्यादा दिया जाए और किस प्रोसेस को कम किया जाए। प्रोसेस प्रायोरिटीज़ सेट करने का बेसिक मकसद ये है कि मिसाल के तौर पर अगर आप एक वेब सर्वर चला रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि वेब सर्वर के प्रोसेस ज़्यादा दिया जाए या प्रोसेसर का टाइम उसे ज़्यादा मिले या प्रोसेसर के साइकिल्स जो हैं वो उसको ज़्यादा टाइम दें, तो उसके लिए आप उसकी प्रायोरिटी जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। जो प्रोसेस की प्रायोरिटी है उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए हम नाइस की कमांड यूज़ करते हैं जिसकी वैल्यू -20 से लेकर 19 तक है। -20 मीन्स द हाईएस्ट और 19 मीन्स लोएस्ट। जितना हायर नंबर होगा उतना ही CPU साइकिल उसके लिए अवेलेबल कर दिए जाएंगे। अब मिसाल के तौर पर मैं अपनी सर्विस चेक करता हूं कि क्या मेरे पास HTTPD की सर्विस चल रही है। हम इसके लिए PS-EO का स्विच लगाएंगे। उसके बाद मैंने दे दिया है एक PID फॉर द प्रोसेस ID, द नाइस एंड द कमांड विच हैज़ रन द प्रोसेस। में एंटर करें। आप देखेंगे प्रोसेस जो है वो अपनी ID 2498 और फर्दर कुछ IDs हैं जिनके साथ रन कर रहा है। इस प्रोसेस की प्रोसेस ID
2498 की -10 है जो ऑलरेडी मैंने कर दी है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब भी कोई प्रोसेस स्टार्ट होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी आईडी 0 होती है। नाउ इट इज़ अप टू यू एज आ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, आप फैसला करेंगे कि किस प्रोसेस को ज़्यादा देनी है प्रोसेस आईडी और किसको कम देनी है। अब मैं एग्जांपल में आपको ये करके दिखाता हूँ कि जो प्रोसेस 2501 है, हम इसकी प्रायोरिटी जो है वो चेंज करके तो -5 कर देते हैं। कमांड मैं इसके लिए क्या लिखूँगा, दैट इज़ रीनाइस -n -5 और प्रोसेस आईडी है 2501। अब आप ये देखें प्रायोरिटी इसकी मॉडिफाई हो गई। कमांड चेक करें, नाउ इट इज़ रनिंग ऑन -5। इस तरीके से आप इन प्रायोरिटीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं और अपने काम में यूटिलाइज कर सकते हैं। एक और चीज़ जो आप इस सारे प्रोसेस के दौरान देखेंगे वो है टॉप की कमांड। टॉप की कमांड तमाम रनिंग प्रोसेस आपके सामने ले आती है। यहाँ पे आप NI नाइस की वैल्यू देखें, ये तमाम प्रोसेस की तकरीबन 0 चल रही होती है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप R दबाएंगे ना तो आपसे वो पूछेगा कि रीनाइज करने के लिए प्रोसेस की आईडी, जैसे मैं कहता हूँ 2501 एंटर, और वो कहता है कि 2501 के लिए नई नाइस वैल्यू दें। मैं कह देता हूँ -15 एंटर करें और उसके बाद मैं इसको कंट्रोल C करता हूँ, रोकता हूँ। अब आप ps-eo की कमांड चेक करें, आप देखें कि 2501 की प्रोसेस आईडी जो है वो -15 कर दी गई है। तो ये एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप प्रोसेस आईडीज़ मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी सर्वर की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए। मेरे मौजूद साथियों, अब हम ये देखते हैं कि कुछ बेसिक ट्रबल शूटिंग किस तरह से की जा सकती है। मिसाल के तौर पर आपका यूज़र जावेद आपको रिपोर्ट कर रहा है कि वो लॉगिन नहीं कर सकता। से यहाँ सर्वर पे आप क्लिक करें, लॉगिन करने की कोशिश करें उसके पासवर्ड से, और चेक करें अथेंटिकेशन फेल हुई है। ठीक है, आप इन कर जाएं मोहम्मद अफजल के यूज़र से और लॉगिन करें। सबसे आसान मैकेनिज्म इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए क्या है, हम टर्मिनल खोलेंगे और यूज़र मैनेजमेंट का जो GUI बॉक्स है उसको कॉल कर लेते हैं। GUI का बॉक्स आपको मिलेगा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, जी। तो टर्मिनल मैंने खोल लिया है। यहाँ पर आप कमांड देंगे सिस्टम डैट config डैश यूज़र्स, एंटर प्रेस करें। यहाँ पर यूज़र जावेद आपके सामने मौजूद है, इस पर क्लिक करें और प्रॉपर्टीज़ कॉल करें। आप ये देखें कि उसकी होम डायरेक्टरी भी दुरुस्त है, उसका लॉगिन शेल भी बैश बॉर्न अगेन शेल है। अकाउंट इन्फो चेक कर लें इसकी, यहाँ पर देखें इसका पासवर्ड लॉक्ड है, से हम इसको अनलॉक कर देते हैं, ओके कर दें और इस यूज़र से एक दफ़ा आप खुद यहाँ पर लॉगिन होने की कोशिश करें और देखें कि क्या रिज़ल्ट निकलता है। जी, अब हम जावेद से फिर लॉगिन होने की कोशिश करेंगे। कुछ देर वेट करें कि यूज़र का डेस्कटॉप और बाकी आइटम्स लोड हो जाएं।
अब एक एरर मैसेज आपके सामने आया है कि यूज़र लॉगिन तो हो गया है, लेकिन उसकी फाइल /home/जावेद में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इस बॉक्स को आप क्लोज़ करें। अगेन कॉन्फ़िगरेशन का उसने एक एरर दिया है, इसको भी क्लोज़ करते हैं। अब इस मसले को हल करने के लिए हम दोबारा लॉगिन करेंगे और नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने उसका पासवर्ड तो ऑन कर दिया था। अब की बार जब हम लॉगिन करेंगे एज अ रूट, तो हम इस यूज़र के वो परमिशन चेक करेंगे जो इसकी फाइलों से मुतल्लिक और होम डायरेक्टरी से मुतल्लिक। आप ये देखें कि एक और एरर सामने शो हो गया है जो कि उसके रिक्वायर्ड फोल्डर्स के ऊपर है। मेरा ख्याल है इस किस्म का एरर आमतौर पर फाइल परमिशन की वजह से आता है। हम इसको भी ट्राई आउट करते हैं। जी साथियों, अब हम एक दूसरे यूज़र अमजद के थ्रू यहाँ लॉगिन है। मैं सबसे पहले SU करता हूँ और रूट का पासवर्ड हासिल करता हूँ ताकि रूट से सारे काम कर सकूँ। अब /home पे जाएं, LS करें और LL करें। उसके बाद आप ये देखें कि जो परमिशंस हैं यहाँ पर वो अमजद के फ़ोल्डर के उसके पास हैं, लेकिन यहाँ पर जो परमिशंस हैं वो जावेद के पास नहीं है। तो हमें ज़रूरत क्या है? सबसे पहले हमें ये परमिशन रीसेट करने की ज़रूरत है। परमिशन रीसेट करने के लिए जो ओनरशिप यूज़ की जाती है उसके लिए कमांड है दैट इज़ chown -r। अच्छा, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे भाइयों याद रखिएगा कि रिकर्सिव या r ज़रूर लगाइएगा। अगर आपने -r ना लगाया तो जावेद के अंदर जो बनने वाले फोल्डर्स हैं उसकी ओनरशिप आप नहीं ले पाएंगे। chown के बाद अगर आपने सिर्फ ये लिख दिया कि दिस इज़ जावेद :जावेद, तो इससे मुराद ये है कि इस जावेद के फ़ोल्डर पर सिर्फ आपको परमिशन मिलेंगे और जावेद के फ़ोल्डर के अंदर जो कुछ भी बनाया जाएगा उसके परमिशन आपको नहीं होंगे। तो लिहाजा इस कमांड को इंतहाई ध्यान से यूज़ कीजिएगा और एग्ज़ाम में जब आपने परमिशन लगाने हैं तो -r का स्विच ज़रूर लगाइएगा ताकि फ़ोल्डर के अंदर बनने वाली फ़ाइलें और फोल्डर भी उसी यूज़र के कंट्रोल में हो जिसका आपने नाम दिया है। एंटर करें, LS करें, LS-L करें। अब आप देखें कि ओनरशिप बहाल हो गई है। अब हम यहाँ से लॉग आउट करते हैं और जावेद से दोबारा लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। जी जनाब, अब हम जावेद पे क्लिक करते हैं, पासवर्ड देते हैं। लीजिए, अब ये यूज़र विदाउट एनी प्रॉब्लम लॉगिन हो गया है और इसकी होम डायरेक्टरी भी अब इसकी एक्सेस में है और मेन्यू आइटम्स और सारे सेटिंग्स मौजूद हैं। तो ये कुछ बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन है जिसको आप परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि हम LDAP के साथ यूज़र किस तरह बाइंड कर सकते हैं। अजीज़ साथियों, LDAP का मकसद ये होता है कि एक सेंट्रलाइज सर्वर पर मौजूद यूज़र्स जो हैं वो टर्मिनल से लॉगिन होते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि हर एक यूज़र की सिस्टम के ऊपर इंतहाई लिमिटेड एक्सेस होती है और सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव और मैनेजमेंट के लिहाज से भी एक इंतहाई एडवांस और अच्छी ऑप्शन है। आप इस कमांड को परफॉर्म करने के लिए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन और अथेंटिकेशन में चले जाएं। यहाँ पे इसने रूट का पासवर्ड मांग लिया क्योंकि मैं यहाँ पर एज अ लिमिटेड यूज़र लॉगिन हूँ, सो मैं रूट का पासवर्ड देता हूँ। ओपन हो गया मेरे सामने अकाउंट। नाउ आइडेंटिटी एंड अथेंटिकेशन, उसने आपको कहा है कि लोकल यूज़र्स ओनली। क्लिक करके मैं कहता हूँ नहीं जी, इस पे LDAP से यूज़र लॉगिन करेंगे। जब आप LDAP पे लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे सर्च बेस DN दिया जाता है। बेस DN में आप यहाँ पर अपने LDAP सर्वर की इंफॉर्मेशन देंगे, DC_example एंड DC=com। एडवांस ऑप्शंस जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताऊँगा, अदरवाइज़ अगर आपको एग्ज़ाम में कन्फिगर करने के लिए कहा गया तो वो इन्फॉर्मेशन अपने यहाँ पर देनी है। इसमें DC का वर्ड कांस्टेंट है, एग्जाम्पल का लफ्ज़ चेंज हो जाएगा, या अगर उन्होंने एक्सटेंशन चेंज की .net.edu की तो कॉम की जगह वो रिप्लेस करेगा। LDAP सर्वर से मुराद यहाँ पर आप LDAP सर्वर का IP एड्रेस लिखेंगे, यानी कि उस मशीन का IP एड्रेस लिखेंगे जिस पे आपका LDAP सर्वर इंस्टॉल्ड है और जिसका बेस DN आपने यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट है अथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन। इसमें आप क्लिक करें
क्या करबरोज की है या एलडेप की है। अब क्योंकि आप एलडेप के थ्रू लॉगिन होने जा रहे हैं, लिहाजा आप यहाँ पर एलडेप पासवर्ड देंगे। अगर आप टीएलएस और इंक्रिप्शन यूज़ करना चाहते हैं तो आपको ये क्लिक करना पड़ेगा। आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे टीएलएस के लिए, और सर्टिफिकेट अथॉरिटी की आप यहाँ यूआरएल देंगे। ये सर्टिफिकेट्स पेम फॉर्मेट या पीईएम फॉर्मेट में होते हैं जो लोकल मशीन पे डाउनलोड हो जाते हैं। उसके बाद ये मशीन जब अथेंटिकेट करती है तो एक्चुअल सर्वर के साथ इसकी कनेक्टिविटी हो जाती है। अगर आपको बाद में रीसेट करना पड़े, आप जस्ट क्लिक करें और लोकल अकाउंट्स कह दें इसे। तो ये एक इंतहाई सिंपल तरीका है इस कमांड को परफॉर्म करने का। नेक्स्ट जो कमांड हमारे पास यूज़ होने आ रही है, मैं अब यहाँ से ओपन टर्मिनल यहीं से ले लेता हूँ, दैट इज़ कैट। कैट कमांड का पर्पज़ ये है कि इसके थ्रू आप डायरेक्ट फाइल्स के अंदर इनपुट लिख सकते हैं, फाइल्स की आउटपुट आप स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा सकते हैं, मल्टीपल फाइल के कंटेंट्स को मर्ज करके भी आप किसी फाइल में इकट्ठा कर सकते हैं। मैं सबसे पहले एज अ रूट कनेक्टिविटी करता हूँ। कैट की एग्जांपल मैं आपको छोटी सी देता हूँ। मैं लिखता हूँ से कैट EOF। इससे मुराद ये कि जिस वक्त EOF लिखा जाए तो उस वक्त काम ख़त्म करना है। लेकिन काम करना क्या है? काम ये करना है मैंने test.txt। ये मैं आपको बता दूं कि ये जो फॉरवर्ड एरो है, इससे मुराद ये है कि कैट की आउटपुट कहाँ जाएगी, वो जाएगी test.txt में। और कैट ख़त्म कब होगा? जब मैं EOF लिख के एंटर दबाऊंगा। अब एंटर करें, पहली लाइन, हेलो रीडर्स, दिस इज RHCSA ट्रेनिंग। अब मैं यहाँ जब EOF लिखता हूँ और एंटर करता हूँ तो ये देखें फाइल क्लोज होगी। LS करें, देखें test.txt सामने आ गई है। अब test.txt के कंटेंट्स आपने देखने तो आप वो कैट से देख सकते हैं। आप करें कैट test.txt, देखें डाटा आपके सामने आ गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि कैट के जो कंटेंट्स हैं, कैट की मदद से जो मेरे पास anaconda.cfg है और जो test1.txt है, इनके कंटेंट्स में मिक्स करके एक थर्ड फाइल में रख दूँ। मैं कह सकता हूँ कि कैट anaconda.cfg स्पेस देता हूँ test1.txt और फॉरवर्ड स्लैश से मुराद ये कि इन दोनों की आउटपुट कहाँ पे जाए। मैं कहता हूँ test1.txt में चली जाए। एंटर करें, LS करें, test1.txt को ज़रा लेस की कमांड से चलाएं और पेज डाउन करें। ये देखें आखिरी लाइन, हेलो रीडर्स, दिस इज़ RHCSA ट्रेनिंग, ये आपको अब यहाँ पर नज़र आ रही होगी। तो आप ये देखें कि आउटपुट मर्ज होके आपके सामने दो स्क्रीन में दो फाइलों की आउटपुट कंबाइन होकर एक फाइल में शामिल हो गई है। तो मेरे साथियों, ये हमारा आज का लेक्चर था। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपके लिए इत्मीनान बख्श होगा, और पहले लेक्चर की तरह मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि इसकी प्रैक्टिस करें और इन कमांड्स को अपने लिए अज़बर कर दें। बहुत शुक्रिया।